नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। हमारे देश में सिस्टम किस तरह से काम करता है, खासकर हमारा लीगल सिस्टम कैसे चलता है और पुलिस तफ्तीश कैसे करती है, आज की जो कहानी है उसे सुनकर आपको इस बात का एहसास हो जाएगा। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बागपत की है और बागपत के अलावा इस कहानी का कुछ हिस्सा नोएडा के बिल्कुल पास में गाज़ियाबाद है, दिल्ली के करीब, वहाँ से भी जुड़ा हुआ है। तो ये दो लोकेशन है, गाज़ियाबाद और बागपत। तारीख में एग्जैक्टली अभी आपको नहीं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ेंगे आपको सारी तारीखों का भी पता चलता जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। बस पहले मैं इतना ही प्रॉम्प्ट करना चाहता हूं कि ये कहानी जो है वो दिमाग को झकझोर देने वाली कहानी है। उत्तर प्रदेश के बागपत ज़िले में एक गांव है चमरावल। इस चमरावल गांव में एक नौजवान रहा करता था और उसने अपना डेयरी का कारोबार शुरू किया था, यानी कुछ गाय भैंसें उसने पाली थी, दूध बेचता था और ये काम लगातार अच्छा चल रहा था, बढ़ रहा था। लड़के का नाम था गौरव त्यागी। गौरव बहुत खुश था, बिजनेस में बरकत हो रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तो एक दिन उसने अपने एक दोस्त से बात की जिसका नाम है बिट्टू, और बिट्टू से कहा कि भाई मुझे एक लड़का चाहिए जो मेहनती हो और मेरे डेयरी का काम वो संभाल सके, क्योंकि काम लगातार बढ़ रहा है, मुझे एक हैंड चाहिए। तो गौरव ने फिर पता किया और पता करने के बाद गाज़ियाबाद ज़िले में एक गांव पड़ता है जिस गांव का नाम है नेकपुर। उस नेकपुर गांव में गौरव का कोई जानने वाला था, माफ़ कीजिएगा बिट्टू का कोई जानने वाला था। उसके ज़रिए एक लड़के को उन्होंने ढूंढा जिसका नाम है तेजबीर, और कहा कि ये तेजबीर एक लड़का है जिसे मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूँ और ये बहुत ही मेहनती लड़का है, ये मन लगाकर काम करेगा और ये मतलब इसे तुम ज्वाइन करा लो। तो तेजबीर जो है वो गाज़ियाबाद के नेकपुर गांव से पहुंचा बागपत के चमरावल गांव और वहां वो डेयरी का काम करने लगा और वहीं गौरव त्यागी ने उसके रहने ठहरने का इंतज़ाम कर दिया था। वहीं वो रुक कर काम करता था। तकरीबन 7 दिन उसने ठीक से काम किया। 7 दिनों तक सब कुछ ठीक चला, बड़ी मेहनत लगन से काम करता रहा। 5 अगस्त 2022 इस रोज़ अचानक वो तेजबीर नाम का जो लड़का काम के लिए आया था वो गायब हो गया। कहाँ गया? मोबाइल फ़ोन उसका स्विच ऑफ। गौरव जो डेयरी ओनर है वो लगातार उसको फ़ोन कर रहा था लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं, फ़ोन उठा ही नहीं रहा था। स्विच ऑफ ही था तो उठाता कहाँ से? गौरव ने ये देखा कि उसका अपना मोबाइल फ़ोन गायब है। अब जाहिर है जब उसका मोबाइल फ़ोन गायब है और तेजबीर भी गायब है तो शक तो यही होगा कि तेजबीर मोबाइल फ़ोन चुरा कर चला गया है। बात सिर्फ मोबाइल फ़ोन के चोरी की नहीं थी, बल्कि मोबाइल फ़ोन के कवर में गौरव त्यागी ने 7,000 रुपये रखे हुए थे, 7,000 कैश। वो भी रुपए जो है वो मोबाइल के साथ लेकर फरार हो गया था। तेजबीर गायब हो गया तो गौरव पहला दिन यानी 5 अगस्त को तो लगातार उसे ढूंढता रहा, नहीं मिला। 6 तारीख को गौरव पहुंचा पुलिस स्टेशन और पुलिस स्टेशन जाकर उसने अपने एम्प्लॉय तेजबीर की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश की और ये भी बताया कि वो सिर्फ गुमशुदा नहीं है बल्कि मेरा मोबाइल फ़ोन और रुपए लेकर भी भागा है, तो आप रिपोर्ट लिखिए। और जैसा कि आमतौर पर होता है पुलिस वालों ने उसे भगा दिया, चलो यहाँ से, कोई रिपोर्ट नहीं, 7,000 रुपये के लिए थाने चले आए हो। तो खैर भगा दिया। अब भगा दिया तो गौरव क्या करता, चुपचाप वापस आ गया और कुछ दिमाग दौड़ाने लगा कि भाई कैसे मोबाइल हासिल किया जाए, कैसे पता करें। उसने फिर अपने दोस्त बिट्टू को भी फ़ोन किया कि यार तुमने वो जो लड़का भेजा था तेजबीर, वो तो मेरा मोबाइल और 7,000 रुपये लेकर भाग गया है और तुम कह रहे थे बहुत अच्छा लड़का है। बिट्टू ने अब उसके घर वालों से भी बात की, लेकिन घर वालों का कहना था कि तेजबीर तो हमारे पास आया ही नहीं, तुम ही लोगों के पास गया है और पता नहीं कहाँ है, हम खुद भी उसे ढूंढ रहे हैं। इस बीच जो तेजबीर के पिताजी हैं उनका नाम है तेजपाल, वो पुलिस स्टेशन पहुँचे जहाँ वो रहते हैं, गाज़ियाबाद के नेकपुर गांव के पास जो लोकल पुलिस स्टेशन है मुरादनगर का, वहाँ वो पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और बताया कि मेरा बेटा काम करने के लिए चमरावल गया था और वहीं से मेरा बेटा गायब हो गया है और हम ढूंढ रहे हैं और हमें तो शक है कि शायद जिस डेयरी ओनर के पास गया था उसका कहीं मेरे बेटे की गुमशुदगी में कोई रोल ना हो। तो खैर पुलिस ने वो रिपोर्ट जो है वो दर्ज की। अब वो एफआईआर की सूरत में दर्ज की या फिर सिर्फ एक एनसीआर जिसे होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, उसको बिहार झारखंड में कहते हैं सनहा, उर्दू का वर्ड है ऐसे तो वो, तो सनहा दर्ज किया, ये मुझे नहीं पता, लेकिन एक इन्फॉर्मेशन जो है
तेजवीर के पिता तेजपाल ने लोकल पुलिस स्टेशन में दी और पुलिस ने उस इंफॉर्मेशन को अपने पास सहेज कर रख भी लिया। कुछ दिन गुजरे, 5 और 6 अगस्त 2022 की ये बात है। जैसा मैंने आपको बताया, 12 अगस्त को इस मामले में एक मेजर ट्विस्ट आया और वो ट्विस्ट जो है वो बहुत दुखद भी था। हुआ ये कि गाजियाबाद ज़िले में ही एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डिडौली। उस डिडौली गांव में एक नौजवान की लाश मिली। लाश का चेहरा जो है वो बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था और लाश पर कई तरह के जख्म के निशान थे। एग्जैक्ट 12 तारीख को मिली ज़रूर लाश, लेकिन लाश को देखने से ये लग रहा था कि लाश जो है वो थोड़ी पुरानी है, यानी बिल्कुल 11 या 12 तारीख को ही उस लड़के की हत्या हुई होगी, ऐसा नहीं है। तो पुलिस जो है उसने उन लाश की जो तस्वीरें हैं वो क्लिक करवाई और कुछ दिनों तक पुलिस इंतज़ार भी करती रही कि कोई अगर घर का मेंबर हो, कोई आए, कोई देखे। लेकिन हुआ ये कि कोई भी उस लाश को क्लेम करने के लिए नहीं पहुंचा। ऐसे में कुछ फोटोग्राफ वगैरह क्लिक करवा के और कुछ डीएनए सैंपल वगैरह उस डेड बॉडी का प्रिजर्व करके पुलिस ने उस लाश का अंतिम संस्कार कर दिया। वक्त गुजरता गया और ये जो तेजवीर के घर वाले हैं, गाज़ियाबाद के नेकपुर गांव के रहने वाले, उनको जो है जानकारी मिली कि गाज़ियाबाद ज़िले में ही डिडौली गांव में किसी नौजवान की लाश मिली थी और आप एक बार पता कर सकते हैं। वो पुलिस वालों के पास पहुंचे, तेजवीर के पिता तेजपाल। पुलिस वालों ने उन्हें उस लाश की तस्वीरें दिखाई। लाश का चेहरा तो अलबत्ता पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन लाश के कपड़े जो है उसे देखते ही तेजपाल ने पहचान लिया कि अरे ये तो मेरा ही बेटा है तेजवीर। पहचान लिया। ये भी स्टैब्लिश हो गया कि भाई जब इनका बेटा है और लाश जिस हालत में मिली है वो सीधा सीधा मर्डर का मामला है। तो पिता के बयान पर पुलिस ने उस मामले में मर्डर का केस रजिस्टर कर लिया। केस दर्ज हो गया। पुलिस ने जांच शुरू की। पिता से पूछा कि भाई किसी पर कोई शक, आपके बेटे की किसी से कोई दुश्मनी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, दुश्मनी तो ऐसी नहीं थी, लेकिन मेरा बेटा जो है एक डेयरी में काम करने के लिए गया था वहीं बागपत के चमरावल गांव में, और जिन लोगों ने मेरे बेटे को वहाँ भिजवाया था मुझे उन्हीं पर शक है कि उन्हीं लोगों ने मेरे बेटे की हत्या की है और इस तरह से लाश वहाँ फेंक दी है कि लाश तो मुझे मिली भी नहीं। 1 महीने बाद मुझे पता चला और ये मेरे बेटे की ही लाश है। कपड़े और तस्वीरों से मैं पहचान सकता हूँ। तो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर में गौरव त्यागी जो डेयरी ओनर था, बिट्टू जो गौरव का दोस्त था जिसने इसको बुलवाया था तेजवीर को, 2 और लोग, सतेंद्र त्यागी और सतीश त्यागी, ये भी उसी नेकपुर गांव के ही रहने वाले हैं गाज़ियाबाद के, जिन्होंने तेजवीर को उस डेयरी में काम करने के लिए भिजवाने के लिए ये जरिया बने थे। मतलब इनके मार्फत भी बात हुई थी। तो ये 4 लोगों के खिलाफ जो है वो थाने में मर्डर का केस दर्ज हो गया और मर्डर का केस दर्ज करवाया तेजपाल ने अपने बेटे के कत्ल के इल्ज़ाम में। अब पुलिस की तफ्तीश का कमाल देखिए कि पुलिस ने एक एक करके बिट्टू को, गौरव त्यागी को और बाकी जो 2 लोग सतेंद्र त्यागी और सतीश त्यागी हैं, इनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तेजपाल के बेटे तेजवीर के कत्ल के इल्ज़ाम में और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इनका ये कहना था कि हमने तो तेजवीर की हत्या की ही नहीं है क्योंकि हमारी कोई दुश्मनी नहीं, कोई लेना देना नहीं। वो तेजवीर जो है वो खुद ही मेरे रुपए पैसे और मोबाइल फ़ोन लेकर भाग गया था। मैं तो पुलिस थाने पहुंचा था रिपोर्ट लिखवाने। मैं बेगुनाह हूं और आप मुझे ही पकड़कर जेल भेज रहे हैं। तो ये फरियाद करते रह गए, लेकिन पुलिस वालों ने एक नहीं सुनी, बल्कि इनकी अच्छी खासी पुलिस ने पिटाई की और पिटाई करने के बाद इनको पकड़कर जेल भेज दिया। बागपत पुलिस ने ये जांच की थी और गिरफ्तारी वगैरह भी बागपत पुलिस ने ही की। ये अपनी बेगुनाही के हक में तमाम दलील देते रहे, लेकिन पुलिस ने इनकी एक नहीं सुनी। जेल चले गए और जेल में ये फिर सड़ते रहे, वहाँ जेल में संघर्ष करते रहे। डेयरी जो है उसका कारोबार चौपट हो गया। घर परिवार मोहल्ले में भयानक बदनामी हुई। तकरीबन 2 साल तक ये जेल में रहे। लेकिन 2 साल बाद क्या हुआ वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले ये समझिए कि 1 साल जेल में गुजारने के बाद इस मामले में फिर से एक नया ट्विस्ट आया। वो ट्विस्ट ये था कि ये जो नेकपुर गांव है गाज़ियाबाद में, जहां का ये लड़का रहने वाला था तेजवीर, जिसकी मौत हुई थी, हत्या हुई थी, उसके गांव में एक बार कुछ पुलिस वाले आए। वो पुलिस वाले एग्जैक्टली किसी मतलब कौन से डिपार्टमेंट के थे ये तो गांव के लोग नहीं बता पाते हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि कोई खुफिया एजेंसी के थे। हो सकता है कि आईबी के या रॉ के या किसी ऐसे ही इंटेलिजेंस विंग के पुलिस वाले जो है उस नेकपुर गांव में आए थे और तेजवीर के घर वालों से उन्होंने बातचीत की थी। बातचीत में उन्होंने ये बताया था कि आपका बेटा तेजवीर जो है
वो मरा नहीं है, उसकी हत्या नहीं हुई है, बल्कि वो पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है। अब ये एक सुनी सुनाई बात थी जो गांव वालों से इन पीड़ित परिवारों को, जिनके 4 लोग बंद थे, उनको पता चली। खबर जेल में भी पहुंची और इनको भी पता चली कि अरे वो तेजबीर मिल गया है और वो तेजबीर तो पाकिस्तान में है। ये बार बार कह रहे थे कि हमने तेजबीर की हत्या नहीं की। इनका दिल, इनका ज़मीर जानता था कि हमने जान नहीं ली है। तो इसीलिए इनको एक उम्मीद की किरण नज़र आने लगी। इन्होंने सोचा कि हम कोशिश करते हैं और ये पता करते हैं कि वो तेजबीर पाकिस्तान की जेल में पहुंचा कैसे, और वहाँ से कोई हम एविडेंस जुगाड़ करने की कोशिश करते हैं। अब एविडेंस कैसे जुगाड़ करते, पाकिस्तान तो जा नहीं सकते थे और कॉम्प्लिकेटेड मामला होता है ये सब, 2 देशों का मामला। तो इन्होंने, जो गृह मंत्रालय है उसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन दायर किया और एप्लीकेशन दायर करके पूछा कि पाकिस्तान की जेल में हमारे जो कैदी बंद हैं और जो लेटेस्ट लिस्ट आपके पास है उसमें क्या कोई तेजबीर नाम का कैदी है? अगर वो कैदी है तो उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए, उसका नाम, पता, घर। हम चूंकि उसी तेजबीर के कत्ल के इल्ज़ाम में जेल में बंद हैं। तो खैर ये एक्सप्लेनेशन देने की तो ज़रूरत नहीं होती, आरटीआई में इतना पूछना ही काफ़ी होता है। तो इन्होंने आरटीआई लगाया। आरटीआई से जवाब मिला कि हाँ, तेजबीर उस लिस्ट में है और तेजबीर जो है वो गाज़ियाबाद का ही रहने वाला है। लेकिन जो आरटीआई का आंसर आया, जो जवाब आया, उसमें स्पेसिफिक पता या पिता का नाम, ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं थी। लेकिन इतना उनको पता चल गया कि हाँ, गाज़ियाबाद का तेजबीर जो है वो पाकिस्तान की जेल में बंद है। आरटीआई का ये जवाब मिल चुका था। इसके बाद ये जो पीड़ित पक्ष, इनको मैं अभी पीड़ित ही कहूँगा क्योंकि इन पर अभी जुर्म साबित नहीं हुआ है कत्ल का, तो ये जो जेल गए थे, हालांकि पीड़ित तेजबीर के घर वाले भी हैं, उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनका बेटा गायब है। जिंदा है या मुर्दा है ये तो बाद की बात है, तफ्तीश होगी तो पता चलेगा। तो ये जो 4 लोग जेल में बंद थे, इन्होंने उस आरटीआई के हवाले से अपनी ज़मानत की अर्जियां लगाई, लेकिन ज़्यादातर मामलों में ज़मानत की अर्जियां जो है खारिज हो गई। चारों अलग अलग ज़मानत की अर्जियां लगा रहे थे। इस बीच जो डीएनए के लिए कुछ सैंपल इन लोगों ने इकट्ठा किए थे, वो सैंपल जो है वो पुलिस ने जांच करने के लिए भिजवाए सरकारी हॉस्पिटल में। फॉरेंसिक साइंस के एक्सपर्ट्स के पास गए सरकारी हॉस्पिटल से, और जो जांच की रिपोर्ट आई उसमें भी एक मेजर टर्न आया इस मामले में। पता चला कि ये जो डेड बॉडी मिली थी, जिसका डीएनए सैंपल इकट्ठा किया था, उस डेड बॉडी का कोई कनेक्शन जो है वो तेजबीर के घर वालों से नहीं मिल रहा, बन ही नहीं रहा। मतलब तेजबीर के पापा तेजपाल का सैंपल लिया गया था, तो पापा के साथ बेटे के डीएनए का सैंपल तो तुरंत मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये कि डीएनए की रिपोर्ट ये बता रही थी कि जो डेड बॉडी मिली है वो डेड बॉडी तेजबीर की नहीं है। दूसरी तरफ आरटीआई ये बता रहा था, आरटीआई की रिपोर्ट ये बता रही थी कि तेजबीर जो है वो मरा नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लाहौर जेल में बंद है। वो वहाँ कैसे पहुँचा ये एक सवाल है, लेकिन वो बंद है, ये आरटीआई की रिपोर्ट बता रही थी। तो इस तरह से 2-2 एविडेंस जो है वो सामने आ गए, और 2-2 एविडेंस सामने आने के बावजूद ये जो 4 लोग थे, इनको एक एक करके ज़मानत मिलने में भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल, या समझ लीजिए 2 साल अगर मैं रफली कहूँ तो 2 साल लग गए। 2 साल बाद एक एक करके इन 4 लोगों को ज़मानत मिली। लेकिन ये राज अब भी जस का तस है कि तेजबीर पाकिस्तान में अगर है तो वहाँ कैसे पहुँचा, क्यों पहुँचा, किस तरह से गया, और उसके घर के लोग बार बार इन 4 पर अपने बेटे के कत्ल का इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हैं, वो भी तब जबकि डीएनए रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। तो तेजबीर के जो पिता हैं उनका सीधा सीधा ये कहना है कि जिस डॉक्टर ने डीएनए की रिपोर्ट, यानी फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने डीएनए की रिपोर्ट बनाई है, वो मैनेज हो गया है और उसने डीएनए की झूठी रिपोर्ट दी है। वो मेरा बेटा ही था, मैं ये दावे से कह सकता हूँ। और अगर आप कहते हैं कि मेरा बेटा पाकिस्तान में है तो आप उसे मेरे सामने लाओ, मैं अपनी गलती मान लूँगा, उसके बाद आप बेशक मुझे जेल भेज देना। तो ये तेजबीर के पिता तेजपाल का कहना है। लेकिन यहाँ पर एक कैच है। वो कैच ये है कि जो आरटीआई की रिपोर्ट आई थी उसमें स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन या एड्रेस जिसे कहते हैं वो तेजबीर का मेंशन्ड नहीं था। यानी गाज़ियाबाद का तेजबीर है ये तो क्लियर था, लेकिन गाज़ियाबाद कोई छोटी मोटी जगह नहीं है और यहाँ बहुत सारे तेजबीर हैं, तो पता नहीं कौन सा तेजबीर वहाँ की जेल में बंद है। तो इसीलिए उस आरटीआई पर कोर्ट भी जो है वो आंख मूंद कर यकीन नहीं कर सकता था। तो खैर, कोर्ट ने जिन ग्राउंड्स पर भी ज़मानत दी वो तो एक बाद की बात है, लेकिन इस मामले की तफ्तीश जो है पुलिस को जैसे करनी चाहिए थी, पुलिस ने वैसी नहीं की। क्यों नहीं की वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको ये बताऊं कि दैनिक भास्कर ने इस सिलसिले में एक खबर छापी है। हमारे साथ पहले यहीं क्राइम तक में काम किया करते थे सुनील मौर्य, उन्होंने इस रिपोर्ट को कवर किया है। और आश्चर्यजनक ये है कि जो आरटीआई बेसिकली उन लोगों को मिलनी चाहिए थी जो लोग जेल में हैं, वो आरटीआई प्रॉपर
सुनील मौर्य ने अरेंज किया है, उन्होंने हासिल की है। और उस आरटीआई में न सिर्फ तेजबीर का नाम उन 33 लोगों की सूची में मेंशन्ड है, लिखा हुआ है, बल्कि तेजबीर का प्रॉपर पता, गांव नेकपुर, ज़िला गाज़ियाबाद, पिता तेजपाल, ये भी लिखा हुआ है। और ये बताया गया है कि ये पाकिस्तान की जेल में बंद है। तो ये इन्फॉर्मेशन जो है वो दैनिक भास्कर ने अपनी खबर में प्रकाशित भी की है। तो ये अपने आप में कंक्रीट एविडेंस है कि जिस तेजबीर की हत्या के इल्ज़ाम में 4 लोग जेल में बंद थे अब तक, जिनका 2 साल बर्बाद हो गया ज़िंदगी का, जिनकी इज्जत दांव पर लग गई, कारोबार बिजनेस सब खत्म हो गया, नौजवान आदमी था वो जो डेयरी चला रहा था, उसकी शादी नहीं हुई, गौरव त्यागी, तो वो ये सारे लोग एक झूठे कत्ल के मामले में जेल में बंद थे। और जिस आदमी का कत्ल हुआ था, डिडौली में जिसकी लाश मिली थी, वो लाश किसकी थी अब तक ये भी पता नहीं चल पाया। ये भी एक राज है। और राज ये भी है कि तेजबीर जो गाज़ियाबाद का है, जिसके कत्ल के इल्ज़ाम में ये सारे लोग जेल चले गए, वो अगर पाकिस्तान पहुंचा तो कैसे पहुंचा, उसने बॉर्डर कैसे क्रॉस किया, और पाकिस्तान में वहाँ किस इल्ज़ाम में वो बंद है, कैसा है, ये सारी चीज़ें अब एक पहेली बन गई हैं। लेकिन इतना कन्फर्म ज़रूर है कि तेजबीर जिंदा है, क्योंकि अगर गृह मंत्रालय की कोई रिपोर्ट है और आरटीआई है जिसमें प्रॉपरली उसका नाम मेंशन्ड है, पिता का नाम, गांव का नाम मेंशन्ड है, तो वो रिपोर्ट तो कम से कम झूठी नहीं होगी। तो इसीलिए उस रिपोर्ट के हवाले से ये कहा जा सकता है कि तेजबीर जिंदा है। और उस जिंदा आदमी के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोग 2 साल तक जेल में रहकर बाहर आ चुके हैं। अभी वो ज़मानत पर हैं, लेकिन मुकदमा चल रहा है। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पुलिस ने तफ्तीश ठीक से नहीं की। क्या ये सारी बातें पता करने की जिम्मेदारी पुलिस की नहीं थी? क्या पुलिस का काम इतना ही है कि कोई इल्ज़ाम लगा दे और पुलिस उसे उठाकर जेल में डाल दे? पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है ना। सिर्फ कही सुनी बातों पर अगर किसी को उठाकर जेल में बंद करना हो तो फिर पुलिस की ज़रूरत ही क्या? वो तो कोई भी आप मतलब ऐसी एजेंसी बना दीजिए जो उठाकर जेल में डालती रहेगी। इन्वेस्टिगेशन से फिर कोई दूर दूर तक वास्ता नहीं होगा। अब आप सोचिए, जो लोग जेल में बंद हैं, जिन्होंने कत्ल किया ही नहीं है, वो लोग अपनी बेगुनाही के हक में दलीलें दे रहे हैं और खुद को बेगुनाह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है वो कान में तेल डालकर सो रही है। उसे कोई मतलब नहीं है कि जिनको हमने जेल में भेजा है, अगर उन पर झूठा इल्ज़ाम लगा है तो तुरंत एफआईआर को क्वैश करवाएं। वो एविडेंस वो भी कलेक्ट कर सकते थे जो एविडेंस दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने कलेक्ट की, या जो एविडेंस ये 4 लोग जो जेल में गए थे उनके घर वालों ने कलेक्ट की, वो एविडेंस वो पुलिस वाले भी कलेक्ट कर सकते थे। लेकिन पुलिस का अप्रोच जो है इस मामले में बिल्कुल प्रोएक्टिव और प्रो जस्टिस नहीं था। यही वजह है कि एक जिंदा आदमी के कत्ल के इल्ज़ाम में 4 लोग अभी भी मुकदमा झेल रहे हैं। तो ये थी पूरी कहानी जो हमारे पूरे सिस्टम की, लीगल सिस्टम की, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो करती है उसकी, इन सारी चीज़ों की पोल खोलती है। इस कहानी पर आपका नज़रिया क्या है? आप क्या सोचते हैं? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये रहस्य अभी जस का तस है कि आखिर तेजबीर पाकिस्तान की जेल में पहुंचा कैसे, और वो पाकिस्तान से अगर कभी वापस आता है, आ भी पाता है, तो कैसे आएगा। ये सब अभी जो है वो भविष्य की बात है। कब तक इस मामले से पर्दा हटता है वो देखने वाली बात होगी। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी, उस स्टोरी पर आप लोगों ने जो कुछ कमेंट्स किए थे या कुछ सवाल उठाए थे, आइए उन कमेंट्स और सवालों का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी कि एक छोटा सा बच्चा 4 से 5 साल का, वो एक जगह लावारिस हालत में, ज़ख्मी हालत में मिला था, और उसे देखकर पुलिस ने उस बच्चे के उस हाल में पहुंचने का न सिर्फ पता लगा लिया, बल्कि सिर्फ उस बच्चे की आंखों को देखकर पुलिस ने एक पुराना मर्डर केस सॉल्व कर लिया। उस बच्चे की आंखों में ऐसा क्या था? अगर आप जानना, सुनना, समझना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर, जिन लोगों ने वो स्टोरी नहीं देखी है, आप वो स्टोरी देख सकते हैं। अब आइए कुछ कमेंट्स जो आप लोगों ने मेरी उस स्टोरी पर किए हैं उन्हें पढ़ता हूँ और जवाब देता हूँ। इकराम आलम साहब हैं, उन्होंने लिखा है कि इस कहानी को सुनकर वाकई में दिल खुश हो गया। जितना तारीफ़ करूं पुलिस वालों की उतना ही कम है। वाकई कल की कहानी ऐसी ही थी जिसमें पुलिस वालों की तारीफ़ बनती थी, और आज की कहानी ऐसी ही है जिसमें पुलिस वालों की तारीफ़ बिल्कुल नहीं बनती है, बल्कि उनकी आलोचना बनती है। अवधेश राय हमारे एक दर्शक हैं, उन्होंने ये लिखा है कि जाकुरा के साइयाँ मार सके ना कोई। ये उस संदर्भ में वो बता रहे हैं कि जिस बच्चे की हत्या करने की कोशिश हुई वो बच्चा ज़िंदा रहा। हाफिज के नाम से एक आईडी है, एग्जैक्टली मैं नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने लिखा है कि माशाअल्लाह सर, पुलिस वाले को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, उन्होंने ऐसा लिखा है। नीता आनंद ने लिखा है भगवान उन पुलिस वाले का भला करे, थैंक यू वेरी मच। धंजू अनूपगढ़ साहब हैं, ये बेसिकली बलकार सिंह धंजू साहब हैं राजस्थान से, और दिव्यांश गौर हैं, ये लिख रहे हैं हैट्स ऑफ टू प्रदीप सर, जिन्होंने
अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़िंदा रखा, वरना आजकल पुलिस जो है ठीक से तफ्तीश नहीं करती। ये भी वही बात कह रहे हैं। मोहम्मद इकराम ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। गीता श्रीवास्तव ने कमेंट किया है, आपकी राय से हम 100% सहमत हैं, आप एक्सीलेंट स्टोरी सुनाई आपने, ऐसा उन्होंने लिखा है। थैंक यू वेरी मच मेरी ओर से आपको। राघवेंद्र असीम के नाम से एक आईडी है, पता नहीं मैं सरनेम सही प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं, और उन्होंने भी कमेंट किया है। ललन गुप्ता जी ने कमेंट किया है, ये बता रहे हैं गिरिडीह झारखंड से है, और उनका ये कहना है कि मेरी कहानियाँ कहने का तरीका जो है बहुत अच्छा है, कृपया झारखंड से भी कहानियाँ बताइएगा। बिल्कुल, मैं बीच बीच में बताता हूँ गुप्ता जी, लेकिन जब उस तरह की इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी मिलती है तभी बताता हूँ, तो वो तो मैं रैंडमली ढूंढता रहता हूँ, रिसर्च करता रहता हूँ। जब जैसी कहानी जहाँ से मिले अच्छी कहानी, मैं उसको आपके लिए लेकर आता हूँ। सुधीर जी का है, और सुधीर आरोलकर, इन्होंने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने लिखा है कि जो 2 बच्चे उस कहानी में हैं, पीड़ित बच्चे, उनका जो है वो भला होना चाहिए, और उन्होंने पुलिस के लिए भी शुभकामनाएं दी हैं। शिवा प्रसाद पाढ़ी ने कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका। भास्कर आर गढ़े ने कमेंट किया है, ये अरगडे, ये कोल्हापुर से हैं, और इन्होंने लिखा है कि आपकी आवाज़ ही आपको सुपरस्टार बना देती है। थैंक यू वेरी मच। अगर ऐसा है तो ये सिर्फ़ और सिर्फ ऊपर वाले के हिस्से जाता है, भगवान की ही कृपा है कि मेरी आवाज़ आप लोगों को अच्छी लगती है। मौलाना निसार अहमद साहब ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, रेगुलर लिसनर है हमारे। कमलेश लोधीश साहब हैं, इन्होंने कमेंट किया है। और इसके अलावा मुकेश जी हैं, इन्होंने लिखा है कि कहानी सुनकर उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो भावुक हो गए। उन्होंने बहुत लंबा चौड़ा कमेंट लिखा है, तसल्ली से पढ़ूंगा मैं। ज़िंदगी मज़ेदार के नाम से एक आईडी है, उन्होंने लिखा है कि जाको राखे साइयाँ, कोई ना कर सको उसका काम तमाम, कुछ इस तरह से उन्होंने लिखा है। तो कुल मिलाकर मुहावरा उन्होंने सही बेशक न लिखा हो, लेकिन जो मकसद है उसका वो कन्वे हो चुका है। थैंक यू वेरी मच। गौतम नैयर ने भी कमेंट किया है। सुरभि स्टार का कमेंट है। प्रदीप भाम्बू जी हैं, इन्होंने भी कमेंट किया है। और राघवेंद्र तिवारी जी हैं, इसरार शेख महाराष्ट्र से हैं, कौशल्या एसी हैं, और सुदेश पाटिल, भोला शर्मा जी हैं, गुरी अमेरिका से, और इन्होंने कहा है कि आप कहानी बहुत अच्छे तरीके से सुनाते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके अलावा गोविंद प्रसाद अग्रवाल साहब भी हैं, और उमेश भुइयाँ जी ने विश किया है, बहुत खुश रहिए उमेश। लीला बाहेती ने भी कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि वेरी क्लेवर इन्वेस्टिगेशन, आई एम श्रीमती लीला बाहेती फ्रॉम हैदराबाद। निवेदिता गुप्ता जी रेगुलर लिसनर हैं हमारी, बहुत बहुत स्वागत आपका निवेदिता जी, आपका कमेंट भी मैं तसल्ली से पढ़ूंगा। फ्रैंकफर्ट के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी बात लिखी है, और इसके अलावा और भी बहुत सारे दर्शकों ने अपनी बात लिखी है, कमेंट किया है। सारे लोगों के नाम और कमेंट एक दिन में पढ़ना संभव नहीं है। इस कहानी पर आप जो कमेंट करेंगे मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। ये हो सकता है कि कल मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर न हो पाऊँ, वजह मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ, लेकिन फिर नेक्स्ट जो भी वर्किंग डे होगा मैं उसमें ज़रूर आप लोगों से मिलूँगा, किसी कहानी के साथ आपके सामने हाजिर रहूँगा। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।